हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इससे वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर आपको मेरे चैनल पर एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 50 तक क्वेश्चन हो गए थे। 51 क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा भी था कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कुछ बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर भी दिया है। क्वेश्चन है डैश देश का प्रमुख संगठन है जो निर्यातकों, बैंकों आदि को ऋण जोखिम बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। द डैश इज द प्रीमियर organization in the country which offers credit risk insurance cover to exporters, banks, etc. ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, फोकस प्रोडक्ट स्कीम, ACGC, नन। तो वो हो जाएगा आपका ACGC। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। हिंदी में इसे निर्यात ऋण गारंटी निगम कहते हैं। तो ये क्या करता है? देश के जो निर्यातक हैं, बैंक है, उनको क्या करेगा? ऋण जोखिम बीमा की सुरक्षा देता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल के अपेक्षित आगमन के डैश अग्रिम में बिल ऑफ एंट्री दाखिल किया जा सकता है। बिल ऑफ एंट्री कैन बी फिल्ड डैश इन एडवांस ऑफ एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ गुड्स 60 डेज, 30 डेज, 150 डेज, नन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो बिल ऑफ एंट्री होता है, जो भी हम सामान, जो भी हम माल को जो है मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके कितने दिन पहले, इंपोर्ट होने के कितने दिन पहले जो है उसे दाखिल किया जा सकता है। तो वो इंपोर्ट होने के 30 डेज यानी कि 30 दिनों के भीतर उसे दाखिल किया जा सकता है। जो भी गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है उसमें कस्टम क्लियरेंस के लिए जो बाकी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके साथ बिल ऑफ एंट्री को भी लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रिम लाइसेंस सुविधा डैश को सीमा शुल्क के भुगतान के बिना इनपुट आयात करने में सक्षम बनाती है। एडवांस लाइसेंस फैसिलिटी इनेबल्स डैश टू इम्पोर्ट इनपुट्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, बोथ ए एंड बी, नन। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे जो अग्रिम लाइसेंस की फैसिलिटी दी जाती है, सुविधा दी जाती है, तो वो किसे दी जाती है? तो एडवांस लाइसेंस की जो फैसिलिटी दी जाती है वो एक्सपोर्टर को, निर्यातक को दी जाती है। इसमें होता क्या है कि अगर हम ऐसी वस्तुओं को विदेशों से आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि इनपुट की तरह है, यानी कि कोई वस्तु हम ऐसी बना रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जिसके लिए जो हमें रॉ मटेरियल है वो हमें विदेशों से क्या करने हैं? इम्पोर्ट करने हैं, आयात करने हैं। तो वहाँ पर बिना कस्टम ड्यूटी दिए हम उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर हम उसको बना करके उन इनपुट्स का यूज़ करके हम एक फिनिश गुड्स बनाएंगे जिसको कि पूरी तरह से निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पर हमें एडवांस लाइसेंस की सुविधा फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, एक्सपोर्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी पर्सन अप्लाइंग फॉर एनी लाइसेंस ऑफ बेनिफिट और कंसेशन अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश। विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ या रियायत के किसी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट RCMC, रजिस्ट्रेशन कम मार्केटिंग सर्टिफिकेट RCMC, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब हम विदेश व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है हमारा, अगर हम वहाँ पर किसी भी तरह का बेनिफिट या कंसेशन के लिए लाइसेंस चाह रहे हैं, जैसे कि बहुत प्रोसेस होती है उसमें एक लाइसेंस मिलता है, तो अगर वो लाइसेंस हम चाह रहे हैं तो वहाँ पर हमें किस तरह का सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी? तो वो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट RCMC। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि फुल फॉर्म ही खाली आपसे पूछ ले कि RCMC के फुल फॉर्म बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रलेखी संग्रह का क्या लाभ है? व्हाट इज एडवांटेज ऑफ डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन? पेमेंट रिसीव्ड मोर क्विकली अंटिल पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड द सेलर कीप्स ओनरशिप ऑफ द आइटम्स बोथ ए एंड बी, नन। तो प्रलेखी संग्रह यानी कि डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन का क्या बेनिफिट होता है? तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे कि भुगतान अधिक शीघ्रता से प्राप्त होता है और जब तक भुगतान नहीं होता जो भी सेलर होगा उसके पास क्या रहता है? राइट रहता है, ओनरशिप रहती है आइटम्स की। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर क्या होंगे? करेक्ट होंगे, ए और बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन होता क्या है कि जो भी एक्सपोर्टर होता
होता है उसको पेमेंट तब मिलती है जो भी बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि दूसरे जो भी इंपोर्ट कर रहा है उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो शिपिंग से रिलेटेड होते हैं, जब वो इंपोर्टर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको वो डॉक्यूमेंट देता है। वो डॉक्यूमेंट कौन से हो जाएंगे, कॉमर्शियल इनवॉइस है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है, पैकिंग लिस्ट है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंतर्गत। जब वो ये सारी चीज़ें उसको देता है तो उसके बाद वो पेमेंट उसको रिसीव होती है, तो वही पेपर वर्क क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलों प्रदर्शनों के आयोजन में विशेषज्ञता वाली संस्था है। द इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइजिंग इन ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स एंड एग्जीबिशंस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन से पूछ रहा है कि जो व्यापारिक मेले हैं या प्रदर्शनियाँ लगती हैं तो उसका आयोजन करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है या कौन उत्तरदायी होती है, किसका उत्तरदायित्व होता है, तो वो हो जाएगी भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। चाहे एक चीज़ इसमें जो आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है वो ध्यान में रखिएगा, उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इसको शॉर्ट में FIEO बोलते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा कि क्या होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका मेले प्रदर्शनियों के लिए आयोजन विशेषज्ञता है तो वो हो जाएगा इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस साख पत्र को और किस रूप में जाना जाता है। द रेड क्रॉस लेटर ऑफ क्रेडिट इज आल्सो नोन एज स्टैंड बाय क्रेडिट, एंटिसिपेटरी क्रेडिट, ऑटोमेटिक क्रेडिट, बैक टू बैक क्रेडिट। तो जो रेड क्रॉस लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उसे एंटिसिपेटरी क्रेडिट के नाम से जाना जाता है, जो ट्रेडिशनली किस कलर प्रिंट होता है, रेड कलर प्रिंट होता है, और जो नॉमिनेटेड बैंक को ऑथोराइज करता है एडवांस पेमेंट लेने के लिए बिफोर शिपमेंट या बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख पत्र का क्या लाभ है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, इवन रिस्क बिटवीन बायर एंड सेलर, स्ट्रेंथन्स द रोल ऑफ एडवाइजिंग एंड कंफर्मिंग बैंक, इंस्टेंट पेमेंट, नन। तो जो साख पत्र होता है वो क्या करता है, उसका मेन एडवांटेज क्या होता है, तो वो खरीदार और विक्रेता के बीच जोखिम को संतुलित करता है, इवन रिस्क बिटवीन बायर एंड सेलर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या, इसे शॉर्ट में LC भी बोलते हैं। ये जो होता है एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को विशेष नियमों के अधीन दिया जाता है, जो कि एक विशेष व्यक्ति के भुगतान की गारंटी के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो उसका एडवांटेज होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकिंग क्रेडिट है। पैकिंग क्रेडिट इज एन एडवांटेज मेड फॉर पैकिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, प्री शिपमेंट फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट, अ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस, एडवांस फॉर इंपोर्टर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैकिंग क्रेडिट क्या होता है। निर्यात के लिए जो भी सामान पैक किया जा रहा है उसके लिए अग्रिम राशि, निर्यात के लिए प्री शिपमेंट वित्त, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, आयातक के लिए अग्रिम, तो वो हो जाता है निर्यात के लिए प्री शिपमेंट वित्त, प्री शिपमेंट फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट। अच्छा, पैकिंग क्रेडिट होता क्या है, तो वहाँ पर जो भी डोमेस्टिक ट्रेड होता है और इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनल सेल्स साइकिल जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लंबा चलता है, तो इस वजह से क्या होगा कि पैकिंग क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पैकिंग क्रेडिट में क्या होता है कि प्रोवाइड कराती है कि एक जो बीच का जो गैप है पेमेंट मिलने तक का, यानी कि जब एक्सपोर्ट किया जा रहा है तब से लेकर के पेमेंट मिलने तक का जो गैप होता है, उस गैप में उसको जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है उसको क्रेडिट की सुविधा मिल सके, जिससे कि जो भी एक्सपोर्टर हैं उनको वेजेस देने के लिए या फिर जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं या और भी तरीके की जो भी पेमेंट्स हैं वो सब करने के लिए फाइनेंस मिल सके। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्यात के लिए प्री शिपमेंट वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकिंग क्रेडिट की राशि सामान्य रूप से अधिक नहीं होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ पैकिंग क्रेडिट शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड द लोकल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर द एक्सपोर्टर, FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, CIF वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर जो पैकिंग क्रेडिट की राशि होती है वो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा निर्माण की लागत या निर्यात अनुबंध का FOB मूल्य जो भी कम हो उससे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। FOB वैल्यू की फुल फॉर्म क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको आंसर दूंगी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।